हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जिन बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है बीएससी के रूप में यानी वैल्यू एडेड कोर्स में, तो उन्हीं के सिलेबस यूनिट 1 का आप जो देखिएगा, यूनिट 1 का ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने पहला टॉपिक इसका करा दिया है। दूसरे टॉपिक में हम लोग मुख्यतः तीन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। पहले संप्रभुता को समझेंगे, फिर समाजवाद को समझेंगे और फिर लोकतंत्र को समझेंगे। इन तीनों ही चीज़ों को आप जब समझ जाइएगा तो आपका यूनिट फर्स्ट का जो है दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग वही करेंगे कि उनको समझने का प्रयास करेंगे, आखिर उसका कंसेप्ट क्या है उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि भारत के संदर्भ में क्या है और कैसे हम लोग उसको देख रहे हैं या हमारे संविधान में किस तरह उसको जोड़ा गया है, तो उन चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब करते हुए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हो। तो पहला टॉपिक जो आपका है संप्रभुता। तो संप्रभुता आखिर होता क्या है इसको समझिएगा पहले, ठीक है। तो संप्रभुता जो है ना, ये दो शब्द से मिलकर बना है। सुपर और एनस ये दो शब्द हैं, इसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, ठीक है। संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। अब देखिए इसको इस तरह समझाते हैं कि देखिए भारत में संप्रभुता कैसे है बच्चों, जानते हैं। देखिए भारत के संदर्भ में समझिए, फिर इसके कंसेप्ट को हम समझा देंगे, ठीक है। तो देखिए भारत में इस तरह है संप्रभुता ना बच्चों, अगर मान लीजिए भारत पर किसी विदेशी जो देश है उसका अधिकार रहता तो क्या हम लोग संप्रभु होते? तो बिल्कुल नहीं होते। तो हम लोग संप्रभु इसलिए हैं चूंकि हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग संप्रभु हैं। स्वतंत्र इस रूप में है कि हम लोग आंतरिक मामले यानी कि हमारे देश के अंदर की जो बातें हैं या मामले हैं या आंतरिक जो चीज़ें हैं उस पर भी हमारा अधिकार है और बाह्य चीज़ों पर भी अधिकार है। जैसे हम लोग का जो विदेशी मामला है उस पर भी हम लोग का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए भारत का किसी भी देश के साथ अच्छा रिलेशन रखना है तो ये चीज़ भारत की मतलब जो व्यवस्था है वहाँ से तय होती है, ना कि किसी अन्य देश के द्वारा, ठीक है। तो यही होता है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ होता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, ठीक है। उस पर किसी भी देश अन्य देश का अधिकार नहीं होना, ठीक। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसी को बोलते हैं संप्रभुता। अब इसको देखिए कंसेप्ट वाइज हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसको पॉलिटिकल साइंस में कैसे पढ़ना होता है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना, उन चीज़ों को आप समझिए। तो देखिए संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक अंग होता है या तत्व होता है। संप्रभुता के ही आधार पर किसी राज्य को अन्य समुदाय से अलग किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई राज्य संप्रभु है तो इसका अर्थ ये है ना कि वो स्वतंत्र है, ठीक है। तभी तो हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र है और उसको किसी भी राज्य से अलग हम कर सकते हैं। मान लीजिए भारत पर ब्रिटेन का शासन था तो क्या उस समय भारत संप्रभु था? बिल्कुल नहीं था। भारत आज़ाद हुआ उसके बाद संप्रभु हुआ, ठीक है। तो अगर ब्रिटेन का भारत पे शासन था तो उस समय हम लोग ये बात भी नहीं बोल सकते थे कि भारत ब्रिटेन से अलग है। भारत के बारे में ये बोला जाता था कि भारत जो है ना ब्रिटेन का कॉलोनी है, यानी कि ब्रिटेन का आधिपत्य है इस पर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि संप्रभुता का अर्थ ये होता है ना कि वो देश जहाँ पे संप्रभुता है वो राज्य पूर्ण स्वतंत्र होता है, ठीक। उसके बाद देखिए संप्रभुता से ही इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई राज्य कितना स्वतंत्र है। यानी कि अगर किसी भी देश में संप्रभुता है तो इसका अर्थ ये है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ही शक्तियों में स्वतंत्र होगा। जैसे कि आंतरिक में हमने बता दिया, आंतरिक अंदर हमारे देश के अंदर जैसे अभी चुनाव हो रहा है या कोई भी चीज़ें होगी तो ये हमारे देश का मसला है ना, तो इसमें भी हम स्वतंत्र है। और बाहरी मतलब हो गया कि हमारा चीन के साथ कैसा रिलेशन होगा, हमारा पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन होगा, अफगानिस्तान के साथ कैसा रिलेशन होगा, ये तय हम करेंगे, कोई और देश नहीं करेगा। यानी हिंदुस्तान का किसी भी देश के साथ कैसा रिलेशन होगा ये हम लोग तय करेंगे ना, कोई और देश थोड़ी करेगा। यानी मान लीजिए हमको अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन रखना है ये अमेरिका और हिंदुस्तान तय करेगा, ना कि पाकिस्तान और चीन वाला करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं संप्रभुता, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए इसमें देखिए इसका एक परिभाषा या डिफिनेशन एक ही इसमें रखे हैं। ऐसे दो तीन हम दे सकते थे लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, हम जानते हैं, चूंकि चीज़ें भूल जाइएगा। तो इससे बढ़िया कि एक आध याद रख लीजिए। एक ही चीज़ हम दे रहे हैं तो एक ही परिभाषा दे रहे हैं तो इसको कम से कम याद रखिएगा। बोंदा के अनुसार एक जो ये है पॉलिटिकल थिंकर हैं ये, इनके अनुसार क्या है कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से मुक्त होता है, ठीक है। तो ये इनका डिफिनेशन है, बोंदा ने दिया है संप्रभुता के बारे में कि भाई देखिए ये संप्रभुता जो होता है नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से मुक्त होता है, ठीक है। यानी इस पर कानून का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं संप्रभुता के कौन कौन से टाइप्स हैं, यानी प्रकार कौन कौन से। अब उनको देखते हैं, टाइप्स ऑफ सोवर्जिनिटी। तो अब इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो एक होता है आंतरिक संप्रभुता। तो इसका मतलब होता है ना कि कोई भी देश अगर स्वतंत्र है या संप्रभु है तो वहाँ पे आंतरिक संप्रभुता होगा। कैसे भाई? तो वो जो है ना वो राज्य सर्वोच्च
होता है। जैसे कि मान लीजिए भारत में आंतरिक सर्वोच्चता या संप्रभुता कैसी है जानते हैं? जैसे मान लीजिए भारत में हम लोग सब कोई रहते हैं कि नहीं, तो रहते हैं। तो भारत में हम लोग रहने वाले कोई भी चीज़ को करेंगे ना, तो भारत के राज्य में जो भी चीज़ नियम कानून है उसके अंतर्गत करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ करते बोलेंगे, यानी कि अगर हमारा मन हुआ तो किसी को मार दे, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कानून है, कानून के हिसाब से हमको रहना है और उसी हिसाब से हम लोग को कोई कार्य करना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आंतरिक संप्रभुता, ठीक। उसके बाद देखिए एक होता है बाह्य संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता क्या है उसको देखिए। इसका अर्थ है राज्य पर किसी दूसरे सत्ता का अधिकार नहीं है, बल्कि वह बाहरी शक्ति से पूर्णतः मुक्त है। यानी बाह्य संप्रभुता उसे कहते हैं ना बच्चों। मान लीजिए ये भारत हमारा है, इस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। आप भी जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद पूर्णतः यह स्वतंत्र है, यहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि भारत के लोगों का अधिकार है भारत में, और यहीं पे वो लोग रहते हैं जो कि भारत के हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। इसी को बोलते हैं बाह्य संप्रभुता, कि भारत पर किसी भी लोगों का अधिकार नहीं है, बाहरी लोगों का, इसीलिए इसको बाह्य स्वतंत्रता कहते हैं, ठीक। अब आ जाइए अगली चीज़ों को देखते हैं। अब भारत के संदर्भ में देखिए कि भारतीय संविधान के संदर्भ में संप्रभुता की स्थिति क्या है। अब इसको देखिए हमने पहले आपको कंसेप्ट बता दिया कि संप्रभुता होता क्या है, उसके डिफिनेशन को बताया, उसके प्रकार को बताया। अब देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान में इसकी क्या स्थिति है। इस तरह से अगर कोई भी चीज़ को पढ़िएगा ना बच्चों, वो चीज़ भी आसान होगा, वो टॉपिक भी आसान होगा, और उस चीज़ को पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो यही नियम आप अपनाइएगा अपने हर एक टॉपिक को पढ़ने में, ठीक। संप्रभुता का तात्पर्य भारत के संदर्भ में यह है कि किसी भी अन्य देश का ना तो भारत डोमिनियन स्टेटस है और न ही अन्य देश पर यह निर्भर है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में संप्रभुता का तात्पर्य यह है बच्चों कि भारत पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है और ना ही कोई हम लोगों को कॉलोनी के रूप में बना के रखा है। जैसे अंग्रेज यहाँ पे थे ना, तो उनका मुख्य कार्य क्या था, भारत को कॉलोनी के रूप में उन्होंने यूज किया। उस समय उनके अपने आर्थिक लाभ के लिए उन्होंने भारत का यूज किया था। तो अब वैसी स्थिति नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारत में संप्रभुता को अपनाया गया ना, तब से भारत जो है ना एकदम स्वतंत्र है और संप्रभु देश है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत पर किसी का कोई अधिकार किसी भी रूप से नहीं है, ठीक है। यानी भारत पर आंतरिक और बाह्य मामले में कोई अधिकार किसी का नहीं है और यह पूर्णतः स्वतंत्र है। अपने आंतरिक हिस्से का भी ये अपना एक तरह से क्या कह सकते हैं कि कोई भी निर्णय ले सकता है और बाह्य हिस्से का भी कोई निर्णय ले सकता है भारत अपने हिसाब से, ठीक है। कोई और देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब आ जाइए, एक संप्रभु होने के कारण भारत किसी भी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। यानी मान लीजिए भारत का ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा नक्शा है, ये दक्षिण भारत हो गया, ये आपका गुजरात वाला इलाका हो गया, और ये आप एक तरह से रफ हम बना रहे हैं, ये पूरा का इलाका आपका हो गया उत्तर भारत। तो मान लीजिए अगर हम भारत के लोग हैं या इंडिया ये है, तो अगर चाहे भारत किसी भी देश पर अगर अधिकार कर ले, यानी कि अपना क्षेत्र को विस्तृत कर दे, तो ये मान लीजिए बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इधर चीन है, यहाँ पे आप देखिएगा नेपाल है, अगर इन क्षेत्रों में कुछ अधिकार करना हो तो भारत कर सकता है अपने हिसाब से। वो अपना मतलब बाहुबल के हिसाब से वो कर सकता है। और हो सकता है कि कुछ क्षेत्र है जो कि अन्य देशों का है और भारत उस पर अधिकार किए हुए है, तो अगर भारत को लगे कि हम उस क्षेत्र को यानी उस देश को रिटर्न कर दें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम लोग स्वतंत्र हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि भारत एक्सटर्नल मामले में भी एकदम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी बाह्य मामलों में भी भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। कोई भी निर्णय वह अपने हिसाब से ले सकता है, ठीक। अब आ जाइए अगली चीज़ों को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं कि अगला चीज़ क्या है। तो अब इसमें देखिए, एक संप्रभु देश के लिए होने के कारण ही भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। अगर आपसे पूछेगा कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप बोलिएगा देखिए भारत जो है वो एक संप्रभु देश है, और संप्रभु देश का मतलब ये होता है कि कोई भी देश में संप्रभुता अगर है तो वह पूर्णतः स्वतंत्र होगा, अपने किसी भी कार्य को वह अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको संप्रभुता में याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ना उसको आप लिख लीजिए। इस टॉपिक के अंत में आपको हम बता देते हैं कि संप्रभुता किसे कहते हैं और भारत के संदर्भ में संप्रभुता के बारे में चर्चा करें। ये आपसे सवाल पूछ सकता है और इसका उत्तर इसी तरह लिखिएगा। संप्रभुता से कोई भी सवाल बने तो इसका उत्तर पूरा का पूरा यही लिख देना है, आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका समाजवाद, यानी जिसको बोलते हैं सोशियलिज्म। तो सोशियलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए सोशिया और लिज्म ये दो शब्द से मिलकर बना है। सोशियस का मतलब होता है समाज, ठीक है, और लिज्म का होता है वाद, ठीक है। कोई भी शब्द में आपको लिज्म या वाद दिख जाए ना तो उसका मतलब समझिएगा कि वो विचार है, ठीक है। तो सोशियलिज्म है तो इसका मतलब होता है समाजवाद। हिंदी में इसका मतलब हो गया, तो समाजवाद का मतलब हो गया ना कि समाज से संबंधित विचार, ठीक है। तो इसका अर्थ यही होता है, ठीक। अब देखिए इसको समझते हैं धीरे धीरे। समाजवाद शब्द जो है ना अंग्रेजी के सोशियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि सोशियलिज्म जो इंग्लिश शब्द है उसी का हिंदी में रूपांतरण जब किया जाता है तो उसका अर्थ होता है समाजवाद, ठीक है। तो यह शब्द जो है दो शब्द से मिलकर बना है, सोशियस और लिज्म, जिसका अर्थ होता है समाज और वाद, ठीक है।
अब देखते हैं समाजवाद आखिर होता क्या है। उसके डेफिनेशन के रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आपसे बोले कि 2 लाइन में आप बताइए समाजवाद होता क्या है, तो अब इसको इस तरह बताइएगा। समाजवाद में समाज को केंद्र में रखा जाता है और ऐसी राज्य का समर्थन किया जाता है जिसमें अधिक से अधिक उत्तरदायित्व तो किसके पास हो, राज्य के पास हो। जिसका मतलब ये हुआ बच्चों, मान लीजिए सोशलिज्म किसी भी देश में है ना, तो उस देश में ये व्यवस्था चलेगी कि वहाँ पे लोगों को ना संप्रभु मतलब एक तरह से स्वतंत्र मानकर, बल्कि राज्य को स्वतंत्र माना जाएगा और जो भी वहाँ की शासन व्यवस्था चलाने की शक्ति होगी ना, वो राज्य के पास होगी, ठीक है, और उसी को केंद्र में माना जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं सोशलिज्म। यानी कि समाजवाद का मतलब होता है ना बच्चों, सबसे केंद्र में राज्य होगा और राज्य ही समाज के हित में कार्य करने का प्रयास करेगा, ठीक। अब आइए अगली चीज़ों को समझते हैं। अगला चीज़ क्या है आपका, समाजवाद एक आर्थिक और सामाजिक दर्शन है, ठीक है। और समाजवाद समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता यानी गरीबी और अमीरी जो है ना, उसको दूर करने का प्रयास करता है। देखिए समाजवाद का मेन कंसेप्ट ये है ना बच्चों कि समाज में, देखिए हमारे भी समाज में आप देखिएगा कि क्या होता है कि कहीं कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है। तो ये चीज़ समाजवाद बोलता है ना कि भाई देखिए समाज में ये गरीबी और अमीरी का जो झंझट है ना, इसको समाप्त कीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है ना, उस पर अधिकार केवल व्यक्ति का ना होकर राज्य का भी होना चाहिए, यही बात बोलता है समाजवाद, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या कहता है, इस विचारधारा का मानना है कि संपत्ति के उत्पादन और वितरण पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये विचारधारा ये इस बात पर जोर देता है ना कि मान लीजिए कोई भी संपत्ति है, आपने संपत्ति अर्जित की, उस पर केवल अधिकार आपका नहीं बल्कि समाज का होना चाहिए। वो समाज के जिन लोगों को ज़रूरत है उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी उसको बांट दिया जा सकता है। ऐसी चीज़ें ही समाजवाद का मुख्य उद्देश्य या ध्येय होता है, ठीक है। यानी समाजवाद मतलब कि समाज के सभी लोगों के कल्याण की बात करता है। इतनी चीज़ें आपको शॉर्टली ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए एक डिफिनेशन इसका याद रखिएगा। सेलर्स के अनुसार समाजवाद एक ऐसा लोकतांत्रिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज में ऐसा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना है जो अधिकतम न्याय और स्वाधीनता प्रदान करे। यानी सेलर्स ये बोलते हैं ना, समाजवाद एक ऐसा आंदोलन है या एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत इस बात की जोर दी जाती है, इस बात पर जोर दी जाती है कि समाज में न्याय और क्या स्वाधीनता की व्यवस्था की जाए। यानी कि सभी लोगों को न्याय मिले और सबों को स्वाधीनता का अवसर मिल सके, इसी को बोला जाता है समाजवाद, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट है इसका, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इन कंसेप्ट को जब तक ध्यान में नहीं रखिएगा तो भारत के संदर्भ में आप नहीं समझ पाइएगा। देखिए पहले हमने बताया कि समाजवाद होता क्या है, समाजवाद के डिफिनेशन को बता दिया। अब देखते हैं भारत के संदर्भ में समाजवाद की स्थितियाँ क्या है या हमारे संविधान में इसको किस तरह अपनाया गया है या रखा गया है, ठीक है। तो अब उन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं और समझते हैं हम लोग। देखिए भारत का जो संविधान बना ना बच्चों, भारत का आप जानते हैं संविधान बन के जब तैयार हुआ, भारत आज़ाद जब होता है उसके बाद संविधान बनना शुरू होता है। और भारत का संविधान बना और बनने के बाद यह जब लागू हुआ ना, उस समय तक इसमें समाजवाद जैसा कोई शब्द यूज नहीं हुआ था भारत के संविधान में। लेकिन एक जगह इस चीज़ की ध्यान में आप रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है ना भारत के संविधान में, आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व जो 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा है, वहाँ पे आप देखिएगा समाजवाद जैसी बातों का चर्चा है। यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में समाजवादी विचारधारा वहाँ देखने को मिलती है। वहाँ देखिएगा राज्य को ये निर्देश दिया जाता है कि वो कुछ अच्छा कार्य करे और लोगों के हित में कार्य करे। तो जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो समाज में मतलब सभी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करे कौन, राज्य। तो ये बातें उसी में वर्णित है, कहाँ पे, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता है कि समाजवाद वाली विशेषता तो हमारे संविधान में पहले से थी, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू जब किया गया या अपनाया गया ना, वो जब आप देखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, उसी के तहत इसको जोड़ दिया गया। किसको, समाजवाद को। कहाँ, तो प्रस्तावना में। आप देखिएगा प्रस्तावना में 3 शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ था, उसमें बताया गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्द को जोड़ा गया था, जिसमें एक समाजवाद भी था, ठीक है। तो इसके बाद ही आप देखिएगा हमारे संविधान में समाजवाद वाली व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से देखने को मिलने लगती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं, इसको अब समझा देते हैं हम। भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें समाजवाद जैसी शब्द की चर्चा नहीं मिलती है। हालांकि इसकी झलक जो है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलती है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, तब हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ दिया गया था। इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा भारत के संदर्भ में। अब आइए अगली चीज़ों को भी देख लीजिए। भारत में जो समाजवाद है ना, जो मतलब भारत में जो समाजवाद की को अपनाया गया वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी कि कहने का मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद उसे कहते हैं ना बच्चों, जिसमें लोगों को ये हक है कि उनके हित में कैसा कार्य किया जाए उसकी निर्णय लेने का, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद हमारे यहाँ, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जिसमें जनता
जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही यहाँ पे शासन करते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ तो हमारे यहाँ भी चलती है, चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। और उसके बाद ध्यान में ये भी रखिएगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोग आस्था रखते हैं, जो कि हमारे यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है, यानी भारत की एक प्रमुख विशेषता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है और इसी में आस्था यहाँ के लोगों की होती भी है। भारत में लोकतांत्रिक और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो प्रचलन में है, लोकतंत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है समाजवाद को लेकर। अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रचलित समाजवाद का उल्लेख करें तो जितनी भी चीज़ें अभी हम बताएं ना समाजवाद से रिलेटेड उसको लिख दीजिएगा, या आपसे पूछ सकता है कि समाजवाद पर प्रकाश डालें या टिप्पणी करें तो सब चीज़ें लिखिएगा, यही कंसेप्ट दे दीजिएगा, डिफिनेशन दे दीजिएगा, भारत में इसका प्रचलन कैसे है उसको लिख दीजिएगा। तो इतना जब लिख दीजिएगा तो आप यकीन मानिए आपका उत्तर भी अच्छा होगा और आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट 2 का जो है ना 2 टॉपिक हमने ये माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट यूनिट का दूसरे टॉपिक का ये 2 टॉपिक हमने खत्म किया। अब तीसरा टॉपिक देखिए, इसी में है लोकतंत्र। आखिर लोकतंत्र किसको बोलते हैं अब उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो लोकतंत्र जो है ना ये अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि लोकतंत्र का अंग्रेजी में मतलब होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसका जो डेमोक्रेसी शब्द है ना वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक होता है डेमोस और दूसरा है क्रेटिया, ठीक है। ये दोनों शब्द से मिलकर बना है डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक। तो डेमोक्रेसी आप जान लीजिए, डेमोक्रेसी को ही लोकतंत्र बोलते हैं। तो लोकतंत्र 2 शब्द से मिलकर बना है, कौन कौन, डेमोस और क्रेटिया से, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। अब देख लेते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य की सत्ता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित नहीं होती है, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित होती है। यानी कि लोकतंत्र उसे कहते हैं ना बच्चों जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। जैसे कि भारत में देखिएगा चुनाव जब होता है, अभी चुनाव होने वाला है या होगा, तो आप देखेंगे क्या होता है कि भारत के लोग क्या करते हैं, अपनी प्रतिनिधियों को चुनते हैं। कैसे भाई, वोट करते हैं, वोट करने के बाद वही संसद और विधायक चुन के जाते हैं, कहाँ पे, संसद में। और संसद में जाकर ये लोग क्या करते हैं, भारत के लोगों के हित में कार्य करते हैं। और यही जो लोगों के हित में कार्य होता है ना, इसी से लोगों का जो बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यही चीज़ ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था जो प्रचलन में है वो कैसी है। तो यहाँ पे संसद, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर है, ठीक है, जहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही सरकार का निर्माण करते हैं और यही सरकार लोगों के हित के लिए कार्य करती है, ठीक। उसके बाद आ जाइए लोकतंत्र में और चीज़ों को देखते हैं। अब लोकतंत्र के जो डिफिनेशन है उसको समझिए। देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित किया गया। उनके अनुसार लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, जो कि आप पहले भी जानते होंगे, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये डिफिनेशन आपसे पूछेगा कि किसने कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा है। और अब्राहम लिंकन कौन थे बच्चों, तो ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने थे जब अमेरिका आज़ाद हुआ था 1976 में। अमेरिका जो है ना ये युद्ध करता है और किससे, तो ब्रिटेन को हराता है और उसके बाद ये आज़ाद हो जाता है और यहाँ पे लोकतंत्र वाली व्यवस्था शुरू हो जाती है। और उसके प्रथम जो प्रेसिडेंट बनते हैं यही अब्राहम लिंकन बनते हैं और इन्हीं के द्वारा कहा गया था लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यानी कहने का मतलब इनका क्या है, देखिए एक लाइन में ये बोल दिए, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि लोकतंत्र में सबसे जो मालिक होता है ना वो जनता होता है। जनता ही अपने प्रतिनिधि, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे विधायक को, सांसद को, इन लोगों को चुनते हैं और यही लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार बना के हम लोग के ऊपर शासन करते हैं और यही लोग हमारे लिए कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है लोकतंत्र। उसके बाद देखिए सीले के अनुसार लोकतंत्र का क्या परिभाषा दिया गया उसको देखिए। लोकतंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। यानी सीले बोलते हैं ना कि लोकतंत्र उस सरकार को बोलते हैं ना जिसमें हर व्यक्ति भागीदार होता है। यानी कि कहने का मतलब इनका ये है कि जिसमें लोग भागीदार होते हैं, यानी कि जनता भागीदार होती है, वही लोकतंत्र है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इनके डेफिनेशन को लेकर। लोकतंत्र क्या है उसको आप ध्यान में रखिएगा, लोकतंत्र के डेफिनेशन को याद रखिएगा और उसके बाद 1-2 परिभाषाएं जो हमने बताई है उसको ध्यान में आप रख लीजिएगा। अब्राहम लिंकन वाला तो याद रखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले टॉपिक को समझते हैं कि इसके कुछ गुण हैं, यानी लोकतंत्र के कुछ गुण भी होते हैं, यानी कि इसके क्या गुण हैं उसको देख लीजिए। देखिए जहां भी लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र की सरकार होती है ना, इसको इस तरह समझिए भारत में क्या क्या इसके लाभ हैं। यानी लोकतंत्र है तो हम लोगों को क्या लाभ मिलता है उसको देखिए। तो इसमें देखिए जनता की सरकार होती है, यानी कि देखिए हम लोग इसमें प्रतिनिधि को अपना चुनते हैं और वही सरकार बनाती है। तो यही चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि लोकतंत्र में भारत में क्या लाभ है, तो हम लोग जिसको चुनते हैं वही जाके क्या करती है, सरकार का गठन करती है और वही हमारे ऊपर शासन करते हैं। दूसरा, इसमें निरंकुशता का अभाव है। मान लीजिए लोकतंत्र कहीं है और वहाँ पे कोई शासक अगर निरंकुश हो गया, यानी कि वहाँ का नेता लोग निरंकुश हो गया, तो जनता को ये अधिकार है कि वो उसको फिर से हटा भी सकती है, ठीक है। तो इसमें जनता पावरफुल होती है, ना कि कोई
शासक होता है या कोई एक तरह से MP MLA ये सब नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे कौन होता है, तो जनता होता है पावरफुल। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का विचार इसमें होता है। यानी कि हमारे यहाँ भी आप देखिएगा कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का विचार है, जो कि फ्रांस के संविधान से हमारे भारत के संविधान में लिया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि हम लोग जो है ना एक दूसरे से स्वतंत्रता की बात करेंगे, हम लोग स्वतंत्र हैं। दूसरी बात, हम लोग एक दूसरे में समान है, सबों को समान अधिकार प्राप्त है। उसके बाद कि भ्रातृत्व मतलब हम लोग एक दूसरे के भाई के रूप में हैं और हम लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा अपना के रखेंगे। ये बात हमारे संविधान में भी कही गई है, तो इसको भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए जहाँ पे लोकतंत्र होता है वहाँ जनहित और कल्याणकारी कार्य होते हैं, जिसको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए देशभक्ति की भावना होती है लोकतंत्र के कारण। देखिए भारत में देशभक्ति की भावना कैसे है, मान लीजिए भारत पर कोई दूसरा देश अभी अटैक कर दे तो क्या होगा, भारत में कोई भी धर्म कोई भी जाति के लोग होंगे लेकिन भारत के लिए खड़े हो जाएंगे, वो अन्य देशों के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यही तो है देशभक्ति। ठीक है, तो ये कैसे है भाई, तो ये लोकतंत्र के कारण ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है, यानी जहाँ पे लोकतंत्र होता है ना वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चरित्र का भी निर्माण होता है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखनी है। अब आ जाइए, अब देखते हैं कि भारत के संविधान के संदर्भ में लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है या क्या स्थिति है, उसको समझने का प्रयास करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि मेन जो टॉपिक है आपका मुद्दा है अब भारत के संविधान को लेकर। तो देखिए भारत के संविधान में लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है। देखिए आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो वो कैसे है, हमारे संविधान में इसकी का वर्णन है तभी तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र की चर्चा मिलती है। ठीक है, भारत का संविधान का जो प्रस्तावना है ना उसमें भी लोकतंत्र की चर्चा की गई है। आप देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में, इसमें आपको देखिए प्रस्तावना का हर जगह हवाला देना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको कह देते हैं, एक बात आप जान लीजिए कि आप प्रस्तावना को जरूर देख लीजिए, प्रस्तावना को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आपको लग रहा हो कि सर हम पढ़ें कहाँ से, तो आपको एक सीधा मतलब बता दें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर आप लिंक दीजिए वीडियो का, हम वहाँ पे लिंक दे देंगे। हमने पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को पढ़ाया है प्रस्तावना, तो आप भी उसको पढ़ लीजिएगा, तो उससे आपको लाभ होगा, तभी इन चीज़ों को आप ज़्यादा समझ पाइएगा। ठीक है, कि हमारे प्रस्तावना में कौन कौन सी चीज़ों का चर्चा है उसमें हम बताए हुए हैं, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका पूरा यूनिट 1 भी कंप्लीट होगा, यूनिट 2 भी कंप्लीट होगा। उसी प्रस्तावना का हवाला हम हर जगह देंगे, तो इसीलिए आप प्रस्तावना को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अन्यथा इसी प्लेलिस्ट में हम प्रस्तावना को भी डाल देंगे, उसको आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के प्रस्तावना में ही इस बात की भी चर्चा है कि भारत का समस्त शक्ति, यानी कि भारत की समस्त शक्ति का जो है ना केंद्र कहाँ पे है, जनता के हाथ में। यानी कि हम भारत के लोग, हमारी प्रस्तावना में बोला गया ना हम भारत के लोग, यानी कि हमारी देश की शक्ति जो है ना वो भारत की जनता में, लोगों में है यहाँ की। तो ये बात हमारी प्रस्तावना में की गई है, यही है हमारे लोकतंत्र का एक तरह से प्रमुख विशेषता। ठीक है, कि आप जानते हैं लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता को ही मतलब शक्ति का केंद्र माना जाता है। उसके बाद आप देखिए कि भारत का जो प्रस्तावना है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें भी क्या बोला गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि उसमें भी ये बात स्वीकार किया गया है कि जनता ही हेड है हमारे देश में। ठीक है, तो ये एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाता है। अब आ जाइए अगले टॉपिक को, अगले चीज़ को समझते हैं हम लोग कि भारत के संविधान में प्रतिनिधि संसदीय प्रणाली जो है ना वही है। और उसके बाद हमारे संविधान में इस बात की भी चर्चा है कि हम लोग जो वोटिंग करेंगे ना, व्यस्क मताधिकार की बातें की गई है। व्यस्क का मतलब होता है जो भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो 18 साल का उम्र पार कर चुका है तो वो वोट कर सकता है, और वोट करेगा तो वो अपने नेता को चुन सकता है, और नेता को चुन के लाएगा, और वही जो नेता चुन के आएंगे ना वही क्या करेंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे, हम लोगों के हक के लिए कार्य करेंगे, ऐसी बातें की गई है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि संसदीय प्रणाली, इसी चीज़ों को बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इसको समझ लेते हैं। देखिए भारत कि वयस्क जनता जो है ना अपना मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और यही प्रतिनिधि संसद में पहुंचकर जनता के लिए कार्य करने का काम करती है। ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा में ये लोग पहुंचते हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, फिर हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें करने का कार्य भी करते हैं। कोई भी अगर मान लीजिए बिल है या एक्ट है उसको पास कराने का कार्य कौन करते हैं, यही तो करते हैं, सांसद विधायक यही लोग। तो इसका मतलब ये हुआ ना लोकतंत्र में जो है ना जनता ही भागीदार होती है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही हमारे लिए कार्य भी करते हैं। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो भी हमने बताया है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकतंत्र वाला चीज़। और भारत के संविधान में इसकी जो व्यवस्था है उसको भी बता दिए, इसके कंसेप्ट को बता दिए, इसके डिफिनेशन को बता दिए। तो हमारा कोशिश था कि पूरे चीज़ को, यानी कि सेकेंड जो टॉपिक था ये यूनिट फर्स्ट का, इसको एक साथ खत्म करने का, और हम यही करेंगे कि एक एक टॉपिक को जो है ना
पूरा एक ही वीडियो में हम लोग एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो और ज़्यादा वीडियो भी देखना ना पड़े। एक मतलब 2-4 वीडियो ही देखें तो आपका पूरा का पूरा ये यूनिट खत्म होता जाए, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा प्रयास भी है, और इस प्रयास में हम तभी सफल हो पाएंगे ना जब आप अपना भागीदारी इसमें निभाइएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, आप लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी चीज़ तभी समझिएगा ना बच्चों जब इसको बराबर और पूरा देखिएगा। तो आप कोशिश करें ना कोई भी वीडियो को देखने का तो पूरा देखिए। अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आए ना तो कुछ नहीं कीजिए, फिर से वीडियो को चलाइए और उसको अगली बार क्या कीजिएगा, डबल स्पीड बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास फ्री डाटा तो है ही, आप जब बराबर चीज़ों को देखिएगा तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है, सुनने के बाद। और कहा भी जाता है कि चीज़ों को सुनने के बाद ज़्यादा याद होता है, ठीक। तो आप कोशिश करें चीज़ों को समझने और बूझने का, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।